प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अदर हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इनको, है ना, कि इन सब में हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने जीओसी में किया हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के टाइम पे, कि हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, जितना कम स्टेबल एल्कीन होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होता है, राइट। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन हमने डिस्कस किया हुआ। हाइड्रोजनेशन का सिंपल मतलब है H2 का एडिशन। अब H2 के एडिशन के दो तरीके कि आप लिटरली H2 लेके आओ और एक H इधर और एक H दूसरी तरफ ऐड हो जाए, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट H2 मत लेके आओ, आप कोई जैसे मान लो अमोनिया लेके आओ, अमोनिया से H निकल के ऐड हुआ और दूसरा H फिर कहीं और से वाटर से आके ऐड हो गया, सो दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजनेशन। अल्टीमेटली एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन होना चाहिए, या अल्काइन में या बेंजीन में, सबका हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजनेशन में हमें एक तो सिंपल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और अल्काइन पढ़ना, जिसमें सिंपली आप क्या यूज करते हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करोगे तो जितने पाई बॉन्ड है सबको रिड्यूस कर देना, पाई बॉन्ड हटा के उतने हाइड्रोजन लगा देना दोनों कार्बन पे। सिन एडिशन होता है ये। सिन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे, ठीक है। ऑल्सो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अनलेस एक इक्विवेलेंट दिया हो आप कंप्लीट रिडक्शन करोगे, मतलब अगर H2PT लिखा हुआ है और अल्काइन है तो अल्काइन से सीधे एल्कीन बनाओगे, अनलेस दे हैव रिटन कि H2 का एक ही इक्विवेलेंट है, तो फिर आप अल्काइन से पहले एल्कीन बनाओगे, फिर एल्कीन से एल्केन बनाओगे। दूसरा है कि कंट्रोल रिडक्शन करेंगे। H2 कैटलिस्ट तो है लेकिन साथ में पॉइजन भी यूज कर रहे हो, मतलब कंट्रोल कर रहे हो, रिएक्शन को स्लो कर रहे हो थोड़ा, कि आप अल्काइन है तो अल्काइन से एल्कीन तक जाके रुक जाए, एल्कीन के आगे रिडक्शन ना हो, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। तो उससे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन और अल्काइन से एल्केन भी बना सकते हैं, अल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक में सिस एल्कीन बनता है और एक में ट्रांस एल्कीन बनता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि अगर इसमें रिडक्शन में हम बात करें कि सर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो दो पाई बॉन्ड है और दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1,4 एडिशन, कि पहला कार्बन रिड्यूस हो और फिर फोर्थ कार्बन रिड्यूस हो और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए अलग जगह पे, राइट। तो 1,4 एडिशन वर्सेस 1,2 एडिशन कब होगा और क्यों होगा और कैसे होगा वो पढ़ेंगे। 1,2 एडिशन पढ़ते टाइम हम एक और नया रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहते हैं अजाइन, N2H2। N2H2 के साथ होता है जिसको हम कहेंगे अजाइन रिडक्शन। और उसके बाद सब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन इसमें हम दो का पढ़ेंगे, बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन जो कि ट्रांस एल्कीन बनाता है, और फिर हम पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन जिसके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका रिडक्शन का समरी है जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम H2 कैटलिस्ट वाला पढ़ेंगे जो सिंपल रिडक्शन है जिसमें सिन एडिशन होता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, कुछ मैकेनिज्म नहीं है, कुछ रीअरेंजमेंट नहीं है। पाई बॉन्ड है उसको तोड़ो, एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह लगा दो, बस इतना सही है। अगर एल्कीन है तो सिस, अल्काइन है तो सिस एल्कीन बन जाएगा, और अगर एल्कीन है तो एल्केन बन जाएगा, है ना। सो सबसे पहले हेडिंग दो, हाइड्रोजनेशन यूजिंग H2 कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन यूजिंग H2 कैटलिस्ट। सो इसमें लिटरली क्या होता है कि आपके पास H2 होगा, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले समझो इसको, है ना, लिखने का मैं टाइम देता हूं आपको। यहां पे एल्कीन है, एल्कीन या अल्काइन जो भी है, हम एल्कीन को लेके समझते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ सकती है तो वो एल्कीन में ही आ सकती है। कि यहाँ पे एल्कीन है, लेट्स से अभी के लिए हमने यहाँ पे R1 लगाया है, यहाँ पे R2 है, यहाँ R3 ले लो और यहाँ पे R4 ले लो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करने के दो तरीके हैं। कैसे, हाइड्रोजन नीचे से दोनों ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऊपर से दोनों ऐड कर दो, होगा हमेशा ये सिन एडिशन, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐड होंगे। कुछ नहीं लिखना है, देखो समझो इसको। अगर मैं हाइड्रोजन नीचे से ऐड करता हूं तो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और अगर मैं हाइड्रोजन ऊपर से ऐड कर रहा हूं तो ये दोनों ग्रुप नीचे की तरफ आ जाएंगे।
अभी के लिए सिंपल तरीका ये होता है कि यहां पे हाइड्रोजन होता है, नीचे हम लेके आते हैं मेटल सरफेस, कैटलिस्ट का सरफेस। कैटलिस्ट क्या करता है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है, जिससे ये बॉन्ड वीक होने लगता है, एंड दैट इज द एम ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है, 434 किलो जूल के आसपास पर मोल। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसका एडिशन यहां पे डायरेक्टली तो डिफिकल्ट है, तो हम इसकी बॉन्ड एनर्जी को वीक करने के लिए क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे वीक होने लगता है, फिर ये बॉन्ड जाके इस पे ऐड होता है। एज ए रिजल्ट यहां पे जो कार्बन थे दो, वो तो वैसे ही रहेंगे, दो हाइड्रोजन नीचे से ऐड हो जाएंगे, और दो हाइड्रोजन नीचे से ऐड होने के अलावा यहां पे R4 और R3 सामने, R1 और R2 सामने हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो आप? ये जो दो ग्रुप ऐसे लगे थे R4 और R1, ये यहीं पे ऊपर उठ जाएंगे, और यहां पे जो दो ग्रुप लगे थे R2 एंड R3, ये दोनों यहीं पे ऊपर हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? अब इसका दूसरा तरीका भी है कि यही दोनों हाइड्रोजन सर ऊपर से ऐड होते, तो ऊपर से ऐड होते तो ठीक इसका ऑपोजिट मिरर इमेज बन जाता। तो ये प्लस एनांशियोमर, बट एनांशियोमर हमेशा नहीं बनेगा, जब कायरल प्रोडक्ट बनेगा तभी एनांशियोमर बनेगा। पर हाँ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। तो ये है हाइड्रोजनेशन का तरीका। मैकेनिज्म में दिमाग नहीं लगाना, इनमें से कुछ भी हो यही करना है, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट दिया हो काम यही करना है। इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला काम तो ये होगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत कम ही पूछेंगे, तो आपको डायरेक्टली पाई बॉन्ड हटाना और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछा तो ये दिमाग लगाना आपने को। ये सारे कैटलिस्ट हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट हमने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसी में अगर निकल का होता या किसी और का होता तो टेट्राहेड्रल होता था, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल एटम की वजह से। पर ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये। ये लिख लेना आप कि RH PH PPH3 सॉरी, और Cl। ठीक है, ये है इसका तरीका। इसकी मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा आपको, बट पहले ये सब कुछ लिखो। क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड हटाना है और हाइड्रोजन ऐड करना है। अच्छा, हाइड्रोजन और मेटल का बॉन्ड टूटेगा क्यों? जब देखो, सो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में, कि हाइड्रोजन का एच बॉन्ड कंप्लीटली नहीं टूटता है। हाइड्रोजन जो है जब वो मेटल सरफेस में एडजॉर्ब होता है, तो उसका जो खुद का बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। तो नाउ हाइड्रोजन खुद से भी लूजली बॉन्डेड है और मेटल सरफेस से भी लूजली बॉन्डेड है, तो इट इज इजियर फॉर हाइड्रोजन टू ऐड टू एल्कीन इन दैट केस, कि उसका दो बॉन्ड तो है लेकिन दोनों तरफ से वीक बॉन्ड है, तो वो एल्कीन से इजीली अटैच हो जाएगा फिर, है ना। तो कैटलिस्ट सिर्फ हाइड्रोजन के बॉन्ड को, इसलिए हम समराइज करके सिंपली ये लिखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन के खुद के बॉन्ड को वीक कर देता है। कैटलिस्ट का काम पर्पस ये है।
सो नेक्स्ट अपने को ये लिखना चाहिए कि कैटलिस्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस, क्या लिखेंगे आप कि एच बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, HH bond energy is very high, and hence we use a catalyst. We use a catalyst to reduce or decrease HH bond energy by adsorption. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में हम इन चीज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एडजॉर्प्शन से बॉन्ड एनर्जी वीक होता है, ये केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, द एडिशन इज सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली एन एडिशन रिएक्शन, राइट, HH ऐड हो रहा है, और ये इस केस में जो होता है वो क्या होता है, सिन एडिशन होता है। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिस्कशन करें या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिस्कशन करें इन जनरल, तो हमने पढ़ा है क्या कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा वापस क्योंकि हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है, याद है आपको। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और उसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टोटल, ये सब कुछ हमने करा हुआ है, तो आप जीओसी में एक बार जाके जरूर रिवाइज करना फिर से। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इतना हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक है मतलब इसका देख लेते हैं, वैसे तो C डबल बॉन्ड C है प्लस H2 है, दो मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग गैसियस और गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, एक है एल्कीन एक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इन दोनों का हमने एडिशन कराया तो यहां पे हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिकली एक चीज हमें तो डेफिनेटली पता है क्या कि डेल्टा H ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी लेस देन 0, पर अगर हम इसको देखें इसके पैटर्न को तो हमें यह भी समझ में आ रहा है कि डेल्टा S भी नेगेटिव ही होगा इसमें, क्योंकि इधर दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और इधर एक गैसियस मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड में। बोलोगे सर ये गैसियस हो जरूरी थोड़ी है, बहुत बड़ी कार्बन चेन होगी तो लिक्विड भी हो सकता है, कोई बात नहीं, इधर एक लिक्विड इधर एक गैस इधर सिर्फ एक लिक्विड, इधर वेज डेल्टा S इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो अगर हम डेल्टा G की बात करें, सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S पढ़ा हमने। अब ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें हम लोग तो आप लिखोगे डेल्टा G विल बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H प्लस T इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा S। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा H जितना ज्यादा होगा डेल्टा G उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा G होगा उतना ही प्रोसेस फेवरेबल होगा। तो क्या हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H, क्योंकि नेगेटिव तो होगा ये पता ही अपने को, तो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और ऐसा हमेशा वैलिड नहीं होता, हम सोचते हैं ऐसा ही हमेशा, स्टार्टिंग से अगर हम देखो तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम यही सोचते हैं कि डेल्टा H जिसका ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जो कि जरूरी नहीं है, पर यहां पे ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पे डेल्टा S वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जा रहा है, तो डेल्टा H इज द ओनली गवर्निंग फैक्टर, या तो फिर डेल्टा S हो ही ना, मतलब डेल्टा S पॉजिटिव हो जाए तो फिर अलग बात है, फिर डेल्टा S से भी डिसाइड होगा और डेल्टा H से भी डिसाइड होगा। अभी हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि डेल्टा H जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना बेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो एल्कीन कम स्टेबल होगा वो वाले का हाइड्रोजनेशन ज्यादा फास्ट होगा। तो अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक पाई बॉन्ड है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है और एक वाला ज्यादा है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन ज्यादा फास्ट होगा। कि अगर दो पाई बॉन्ड एक ही कंपाउंड में और एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो आप उसको रिड्यूस करोगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, प्रोडक्ट बनाने में ये हेल्प करेगा आपको, है ना, कि कौन से वाले को रिड्यूस करना है। ऑल्सो अगर मैं इस
प्रोसेस पे जाऊं, यहां पे इस सिनारियो को समझूं, तो यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन जब हम कर रहे हैं तो ये कार्बन जितना लेस हिंडर्ड हो उतना बेटर नहीं है कि हाइड्रोजन इजीली ऐड हो पाएगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ द एल्कीन और अल्काइन। और इसी का रिजल्ट ये है कि अल्काइन का रिडक्शन फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि अल्काइन में 2 R ग्रुप ही लग सकते हैं मैक्सिमम, तो हिंड्रेंस वैसे ही वहां पे कम है अल्काइन में। ठीक है, तो अल्काइन का ज्यादा होगा एल्कीन से, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का ज्यादा होगा और लेस क्राउडेड एल्कीन का ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है कि कितनी ज्यादा हो जाएगी स्टेरिक क्राउडिंग, स्लो हो जाएगा हाइड्रोजनेशन, पर ना हो का सिनारियो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ भी हो जाए, एल्कीन होता तो प्लेनर ही है ना, तो दो एरिया से तो जगह पूरी खाली पड़ी है, तो आप कैसे रोकोगे? और हाइड्रोजन ऐसा कोई बल्कि ग्रुप भी नहीं है बहुत ज्यादा कि ऐड ही नहीं हो सकता है ना। तो हाँ, ऑफ कोर्स स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो हाइड्रोजनेशन के रेट को स्लो करता है, पर ना का चांस कम ही है कि ना हो, है ना। बोलो, यहां तक कोई डाउट? लिख लिया ये सबने? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, यस। किसमें? हाँ हाँ हाँ, एंट्रोपी मतलब डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि एंट्रोपी ऑफ रोटेशन इतना ज्यादा दोगे, मॉलिक्यूल के नंबर से पे ज्यादा डिपेंड करेगा ना एंट्रोपी। ऑब्वियसली पहले हम मोल्स ही देखते हैं, फिर आप इंडिविजुअल कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हो कि सर ये भी गैस पर इस गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए वैसे, पर पहले तो आप नंबर ऑफ मोल ही डोमिनेट कर जाएगा, है ना। ये होता कि सर वो सिर्फ एल्कीन होता और इधर सिर्फ एल्केन होता और बीच में कुछ भी नहीं होता, तो फिर ऑफकोर्स राइट साइड की एंट्रोपी ज्यादा है ना। ऐसा हम टॉटोमेरिज्म वगैरह में डिस्कस करते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट। एनीवे, सो ये लिख लिया सबने? ओके। तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, क्योंकि ये रिवीजन एक बार हो जाएगा उससे कि क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। सो पहला क्वेश्चन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हिसाब से कंपेयर करना है। आई थिंक होगा मेरे पास क्वेश्चन इसका। कंपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Arrange the following compounds based on heat of hydrogenation. हाँ, क्या होगा? फोर, सॉरी, डबल वन मिसिंग है, होगा तो है। हाँ, बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग? हाँ, 1 2। सबसे ज्यादा जिसका सब्स्टिट्यूशन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, अभी देखा हमने। तो जो ज्यादा हिंडर्ड है या जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है या जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैसे मैं सच बताऊं तो हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइट डिपेंड ऑन हिंड्रेंस, but heat of hydrogenation will not depend on hindrance directly unless that is the only differentiating factor, right? तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये है, मतलब इसके पास टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका डेल्टा एच सबसे कम होता है। तो 1 2 4 देन 3,
बोलो जीओसी 1243। ये सिमिलर क्वेश्चंस हमने जीओसी में करे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, और अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन के नंबर सेम है, देन हिंड्रेंस माइट कमिंग टू पिक्चर के साथ दोनों सेम इक्वली स्टेबल है, लेकिन इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें 2 विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो एल्कीन का तो ऐसा है भाई कि एल्कीन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर फैक्टर्स तो वो सेम ही है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना इज मोर हिंडर्ड एज कंपेयर टू यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना इस साइड से। क्या ये समझ पा रहे हो आप? अगर तुम यहां हाइड्रोजन ऐड करोगे तो हाइड्रोजन को इस CH3 से जो भी थोड़ा बहुत हिंड्रेंस मिलेगा इसमें ज्यादा मिलेगा, और इसमें वही CH3 जो है वो ऑपोजिट साइड में इधर है CH3, तो CH3 अगर ऑपोजिट साइड में है तो इधर से ऐड होने वाले हाइड्रोजन को वो कम इन्फ्लुएंस करेगा, तो हाइड्रोजन ऐड करना यहां ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा फिर, राइट? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम होगा रिलेटिवली। नेक्स्ट वाले में जाएंगे 1 ग्रेटर देन 2, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, सिंपल सा रूल। यहां पे 2 ग्रेटर देन 1 अगेन, क्यों? क्योंकि 1 में फिर से रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। नेक्स्ट यहां पे जाएंगे, सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा 3 में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 के बाद 2 के बाद 1 बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम कंक्लूड करें तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑलरेडी कर पढ़ा हुआ है जीओसी में, क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एज वेल, जो अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें हम रेट कंपेयर करेंगे डिफरेंट एल्कीन्स में कि किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। कोई डाउट? हाँ, तो फिर तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पर पाई बॉन्ड पूछ रहे हैं या टोटल पूछ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑफ कोर्स हम टोटल अज्यूम करेंगे, पर पाई बॉन्ड यूजुअली स्पेसिफाई करते हैं, एक ही करते हैं या फिर बता देते हैं कि पर पाई बॉन्ड करो, क्योंकि प्रैक्टिकली जब रेजोनेंस होने लग जाएगा ना तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव वे टू कंपेयर कि सर रेजोनेंस डोमिनेटिंग है या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डोमिनेटिंग है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा जैसे बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो जो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड मॉलिक्यूल है उससे कम होता है, राइट? और लेकिन बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, सो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आएंगे भी तो उसमें क्लियरली मैंने बोला था ट्रिक क्या कि अगर आ भी गए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। हाँ, सेकेंड वाले में जो ज्यादा हिंडर्ड पाई बॉन्ड है उस पे हाइड्रोजनेशन रिलेटिवली पुअर होगा, तो उसके रिवर्स में हमने कैलकुलेट किया कि जहां हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा वहां हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा होगी। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन मोर एक्यूरेटली आंसर होगा जब रेट की बात आएगी ना, तो वो क्लियरली दिख जाएगा कि सेकेंड वाले में, सेकेंड क्वेश्चन में जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि फर्स्ट में हिंडर्ड कार्बन है। देख लिया सबने? ऑलराइट, तो अगर इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करें तो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम हाइड्रोजनेट करेंगे, और सबसे फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा एक्चुअली में 2 का, फिर 1 का, और सबसे स्लो होगा 3 का, अगर हम रेट की बात करें तो। मतलब सबसे पहले आपको रिड्यूस करना है अल्काइन को रिड्यूस करने के बाद एल्कीन को करना है, और देन एल्केन को करना है। क्यों? क्योंकि अल्काइन लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा हमेशा, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि हिंड्रेंस उसमें हमेशा कम होगा। तो अल्काइन, देन एल्कीन, और सबसे लास्ट में एरोमेटिक कंपाउंड्स या बेंजीन, उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, लिखते चलो फटाफट से इसको, फिर हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन।
ओके, सो रेट कंपैरिजन के बाद अपना आता है क्वेश्चन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको कंपेयर करना है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के हिसाब से इनको कंपेयर करके अरेंज करना है। बेसिकली आपको अगर मौका मिले, अगर एक क्वेश्चन हो जिसमें एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हो, तो किसको पहले रिड्यूस करोगे, वो भी यही क्वेश्चन है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है दोनों। कर लिया? हो गया? हाँ जी, हाँ करके ही ओवरऑल लिखा है। यस, बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी की वजह से ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम है, क्योंकि रिएक्टेंट इतना ज्यादा ऑलरेडी स्टेबल है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। और अभी हमने देखा कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज अ फंक्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसलिए बेंजीन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलेटिवली कम होगा, बहुत कम होगा मतलब। यस, क्योंकि कम है ना, रेट स्लो है, तो आपको उसकी काइनेटिक्स बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है ना? यस, तो आ सकता है, पर नहीं ऐसा प्रैक्टिकली तो अब इतना तो हम डीपर जाके समझ ही नहीं सकते ना भाई कि लिटरली क्या क्या हो रहा है ना। पर हाँ, हमारे लेवल पे जो हम समझ सकते हैं वो ये कि इंथैल्पी डिसाइड्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसकी इंथैल्पी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब सॉरी, इंथैल्पी डिसाइड्स रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है उसकी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा होगी, है ना? और इसीलिए हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 ग्रेटर देन 1 होगा क्या? क्यों? क्योंकि इसको हाइड्रोजनेट करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो लेस हिंडर्ड कार्बन है। हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लास्ट स्लाइड पे लिखा है, ट्रेंड कैसे देखना है। यहां पे सेकंड का फिर से ज्यादा होगा फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड
कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे देखना आपको। यहां पे अल्काइन इज ऑलवेज मोर देन एल्कीन, तो 1 ग्रेटर देन 2। यहां पे 2 ग्रेटर देन 1, क्यों? क्योंकि 2 के अल्फा हाइड्रोजन कम है तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। यहां पे सबसे ज्यादा होगा 2, क्योंकि 2 में लेस हिंडर्ड है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा। तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। यहां पे 1 इज ग्रेटर देन 2, क्यों? फिर से लेस हिंडर्ड, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहां पे 1 इज ग्रेटर देन 2, अल्काइन का एल्कीन से ज्यादा। और यहां पे अगेन 1 इज ग्रेटर देन 2। कोई डाउट? इजी लग रहा होगा अभी तक, है ना? इजी है वैसे, मोस्टली तो इजी है। थोड़ी बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। पाई बॉन्ड हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है ना? बड़े आगे। हाँ, नहीं, क्योंकि 2 ग्रुप कम हो गए ना अल्काइन में। हाँ, तब भी, क्योंकि ओवरऑल देखो क्राउडिंग भी तो कम है ना, क्राउडिंग भी एक फैक्टर है ना? तो अल्काइन का ज्यादा ही होगा एल्कीन से। हाँ, अच्छा, इसमें रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कोई पूछे आपसे तो? इसमें आपको रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है, तो किसका ज्यादा होगा? 2 ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि ये यहां पे जो है वो हिंडर्ड हाइड्रोजन है, हिंडर्ड एल्कीन, और जिसका हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रोजन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, तो स्लो हाइड्रोजनेशन। स्लो रिलेटिव बोल रहे हैं, हो सकता है ओवरऑल बहुत फास्ट होता हो, पर स्लो हाइड्रोजनेशन ड्यू टू हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कर लोगे अगर आया तो। बाकी हाइड्रोजनेशन में होता क्या है प्रोसेस में, एक बार यहाँ पे आप लिख ही रहे हो तब तक ये क्वेश्चन ये भी लिख लेना कि हाइड्रोजनेशन में पहले आपका इधर से एल्कीन और इधर से हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन और एल्कीन अल्काइन जो जिसको भी आप रिड्यूस करना चाहते हो, उनका हम डिफ्यूजन कराते हैं मेटल सरफेस पे। अगर फिजिकली हम समझे प्रोसेस कैसे होता है तो, सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑन टू द मेटल सरफेस, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। फिर उनका इस मेटल सरफेस पे जाके होता है एडजॉर्प्शन, मेटल सरफेस पे जाके होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने के बाद उनके बीच में रिएक्शन होगा, ऑफ कोर्स हाइड्रोजनेशन होगा। और हाइड्रोजनेशन होने के बाद फिर क्या बनता है? एल्केन। अगर एल्कीन लेके आए हो तो एल्केन का डिजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन का रिवर्स, डिजॉर्प्शन। ठीक है, ऑफ एल्केन, या फिर अगर कुछ और लेके आए हो तो रिड्यूस प्रोडक्ट, जो भी रिड्यूस प्रोडक्ट होगा उसका डिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो मेटल के सरफेस पे डिफ्यूज करते हैं हम गैसेस को, उनका एडजॉर्प्शन होता है, वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनका डिजॉर्प्शन होता है। इसको हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री, मतलब यही है सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली, कि सरफेस पे रिएक्शंस कैसे होती है ना? ठीक है, ये पूरा प्रोसेस डायग्राम है इसका। तो इसलिए यहां पे मेटल का गैस का एडजॉर्ब होना भी इंपॉर्टेंट है, प्लस हिंड्रेंस मैटर करेगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन के बाद जो रिएक्शन होगी उसमें हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है, एंड देन फाइनली वो डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन आना, मतलब ये बहुत इजी लग रहा है पर वैसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें, तो प्रोसेस पता होना चाहिए, डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, रिएक्शन, डिसॉर्प्शन। लिख लिया? अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन। हो गया क्या? नहीं, लिखो लिखो। एडजॉर्प्शन कौन सा होता है यहाँ पे? केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। पढ़ेंगे आगे, सरफेस केमिस्ट्री है बचा हुआ अपना अभी पढ़ने को, है ना? क्या? उतना ही है टोटल हाइड्रोजनेशन। हाँ, रिएक्शंस, हाइड्रोजनेशन के बाद एक दो और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो हम करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास होगी तो स्टार्टिंग के 1 आवर में तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंड देन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना? ऑलराइट, सो हाइड्रोजनेशन की सरफेस केमिस्ट्री आपने समझ ली। अब हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है तो वो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन पे, ठीक है? तो समझते हैं, और ये आगे भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझो, क्योंकि इस चैप्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों में आएगा, जहां जहां, क्योंकि पाई बॉन्ड ही है। देखो इस चैप्टर में मेजोरिटी ऑफ रिएक्शंस आप एल्कीन का पढ़ोगे। एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होता है तो उसके एक दो रिएक्शन ही पढ़ने। अल्काइन के रिएक्शंस बहुत हद तक सिमिलर होते हैं एल्कीन के, बट उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ आ नहीं सकती ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अलावा। तो बचा क्या? एल्कीन पे एडिशन, मतलब पाई बॉन्ड पे एडिशन इज मोस्ट कॉमन रिएक्शन इन दिस चैप्टर, और पाई बॉन्ड पे एडिशन का स्टीरियो केमिस्ट्री आना बहुत जरूरी है अपने को, ठीक है? सो स्टीरियो केमिस्ट्री, और ये वैसी स्टीरियो केमिस्ट्री है जो यूजुअली पूछी भी जाती है, मतलब आप SN1 SN2 में फिर भी ना पूछे, पर इसमें तो डेफिनेटली आता है, ऑफ हाइड्रोजनेशन। और आप ब्रैकेट में लिखोगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सिन एडिशन, क्योंकि जितने भी सिन एडिशन होंगे सबकी स्टीरियो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ऐसी ही होगी, अगर सेम ग्रुप का सेम एडिशन सिन एडिशन हो रहा है तो, कि मतलब ऊपर भी ए नीचे भी ए, दोनों जगह ए ऐड हो रहे हैं, तो सेम स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क करेगी। तो रिएक्टेंट के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ध्यान से देखना। एकदम हम एग्जांपल लेके ही करते हैं कि यहां पे HH है, यहां CH3 है, और यहां पे भी CH3 है। सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, सिस एल्कीन है और सिमेट्रिकल भी है, पहला केस। तो इसमें फर्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन का। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, और उसमें भी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं? सिस का। इसमें भी दो हो सकते हैं, सिस प्लस ट्रांस। तो ए कैटेगरी का फर्स्ट केस है सिस एल्कीन, ठीक है? अगर इस पे आप हाइड्रोजनेशन करते हो तो इस सिस एल्कीन को विजुलाइज करने का एक ये भी तरीका हो सकता है भाई, कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बनाया था ये डायग्राम, कि ऐसे एल्कीन है, यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां CH3 और CH3 सेम साइड में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड में। ये है आपका एल्कीन, ठीक है? अब इस पे हाइड्रोजन नीचे से ऐड करोगे, इस पे हाइड्रोजन ऊपर से ऐड करोगे, दो तरीके हाइड्रोजन ऐड करने के। तो अगर मैं हाइड्रोजन नीचे से ऐड करता हूं तो इसको व्हाइट वाले डायग्राम से देखेंगे हम लोग, और हाइड्रोजन ऊपर से ऐड कर, इधर ऑफ दीज, मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा।
तो अगर आप हाइड्रोजन नीचे से ऐड करोगे तो ये दोनों ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। तो जो नीचे वाले का सिनारियो होगा, जो नीचे वाले का प्रोडक्ट बनेगा, उसको ध्यान से देखना। हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो, बट फिर भी एक बार वापस से हम कर रहे हैं। कार्बन कार्बन ये सेम ऐसे ही रहेंगे, नीचे से हाइड्रोजन ऐड होगा। बाय द वे गाइस, लेट्स मेक वन चेंज। या तो इसको ड्यूटेरियम कर लो, या फिर इन दोनों को ड्यूटेरियम कर लो, क्योंकि कायरल भी तो होना चाहिए ना स्टीरियोकेमिस्ट्री होने के लिए। तो या तो रिएक्टेंट वाले को ड्यूटेरियम कर लेते हैं, रिएक्टेंट में ड्यूटेरियम कर लेते हैं हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। ड्यूटेरियम कर लो ताकि कायरल प्रोडक्ट बने। अगर कायरल प्रोडक्ट नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहां से हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो नीचे दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे क्या, और फिर ये ड्यूटेरियम जो बाहर की तरफ है और मिथाइल जो अंदर की तरफ है वो यहीं पे ऊपर वाई वाई शेप में ऐसे बनेगा, राइट। तो यहां पे CH3 ऊपर और H बाहर की तरफ, ड्यूटेरियम सॉरी, और यहां पे CH3, और इस कार्बन पे फिर इधर CH3 और इधर ड्यूटेरियम। और अगर मैंने यही काम ऊपर से किया होता तो उसके प्रोडक्ट में क्या होता कि कार्बन और कार्बन सेम रहते ऐसे ही, ऊपर से लगते दो हाइड्रोजन, अंदर की तरफ CH3, बाहर की तरफ ड्यूटेरियम, अंदर की तरफ CH3 और बाहर की तरफ ड्यूटेरियम। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर साथ साथ में दोनों सेम कंपाउंड भी है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो ध्यान से, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या आपको? CH3 के सामने CH3, ड्यूटेरियम के सामने ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है? POS, इसमें POS है, लेकिन फिर भी ये दो कायरल सेंटर्स हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड। और अगर मेसो कंपाउंड है तो ये और इसका मिरर इमेज जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि बनेंगे दोनों ही, ये दोनों क्या है? सेम कंपाउंड है, मतलब ये आइडेंटिकल है। तो सिस एल्कीन पे अगर सिन एडिशन ऑफ सेम ग्रुप होगा, सिन एडिशन भी दो तरह का हो सकता है ना, कि HH का एडिशन हुआ, पर एक ऐसा हो सकता है कि इधर A ऐड हो रहा है और इधर B ऐड हो रहा है, फिर तो कभी मेसो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, फिर तो इनांशोमर ही बनेंगे। लेकिन सिस एल्कीन पे सिन एडिशन ऑफ सेम ग्रुप होगा और सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, तो प्रोडक्ट में हमेशा मेसो कंपाउंड ही बनेगा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। आगे पढ़ेंगे वो, अभी पढ़ रहे हैं वो, सब रिएक्शन में सेम लॉजिक लगाना आपको। सिस एल्कीन, सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, सिन एडिशन, मेसो कंपाउंड। ये आपका फाइनल ट्रिक होगा क्या? सिस सिमेट्रिकल एल्कीन, सिन एडिशन ऑफ AA, है ना। क्लैरिटी के साथ लिखना जरूरी है कि सेम ग्रुप का सिन एडिशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ A ऐड हो रहा है दूसरी तरफ B। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? मेसो कंपाउंड। ठीक है। अगर AB का होता तो इनांशोमर बनता, दो डिफरेंट ग्रुप का एडिशन होता तो इनांशोमर बनता। अब ट्रांस एल्किन का होगा, क्या होगा वो आप सोच के बताओ। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता, और दो हमेशा बनेंगे, क्योंकि दो तरीका तो हमेशा है। वो दोनों तरीके से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी में भी नहीं होगी, मतलब इनांशियोमर्स बनेंगे।
लिख लिया? ठीक है, दूसरा देखो फिर ट्रांस का। सेकंड केस है ट्रांस एल्कीन, और इसमें भी सिमेट्रिकल ऑलरेडी है क्योंकि मेन कैटेगरी हम सिमेट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से वैसा सेम ही एग्जांपल लेते हैं अपन। सेम एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे हमने बस थोड़ा सा चेंज किया है, कार्बन है, कार्बन है, यहां CH3 है तो यहां H है, और यहां CH3 है तो यहां H है। हाइड्रोजन यहां पे है, CH3 यहां है। चलो ड्यूटेरियम का एडिशन कर देंगे, कोई नहीं, या ड्यूटेरियम ले लो, चलो ड्यूटेरियम यहां पे है, और यहां पे भी ड्यूटेरियम है, और यहां पे CH3 है। सो सिमेट्रिकल मतलब सेम ग्रुप्स हैं टर्मिनल पे। अभी इधर हम करेंगे हाइड्रोजन का एडिशन नीचे से, और एक बार हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे ऊपर से। कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करते जाना है, पिछला वाला ही है एकदम, बस CH3 की पोजीशन स्विच हो गई है दोनों में। तो यहां पे नीचे से हाइड्रोजन ऐड करोगे तो पहले तो ये सिस्टम बना लो भाई, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आ गए। यहां हाइड्रोजन था बाहर की तरफ, सॉरी CH3 था बाहर की तरफ, और CH3 के सामने क्या है, CH3 के सामने दूसरे कार्बन पे ड्यूटेरियम है, बाहर वाले पे ये और ये CH3 एंड ड्यूटेरियम। और अगर पीछे वाले कार्बन पे जाएं तो यहां पे ड्यूटेरियम है, और उसके सामने इस वाले कार्बन पे CH3 है। तो इस सिस्टम में ना तो POS है और ना ही COS है, मतलब ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो अगर कोई मिरर इमेज इसका बन रहा है एज अ प्रोडक्ट इन द सेम रिएक्शन, तो वो दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स होंगे। तो दूसरे तरीके से देखते हैं फिर मिरर इमेज का सीन क्या है भाई। तो अगर ऊपर से ऐड करते हो तो रिवर्स करोगे आप, ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पहले कार्बन पे बाहर की तरफ CH3 था, दूसरे कार्बन पे बाहर की तरफ ड्यूटेरियम था, और अंदर की तरफ ड्यूटेरियम है यहां पे, और यहां पे अंदर की तरफ CH3 है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो ये दोनों एनांशियोमर्स हुए। क्योंकि ड्यूटेरियम के सामने ड्यूटेरियम है मिरर में, बाहर CH3 है तो इधर बाहर की तरफ CH3 है, और फिर अंदर की तरफ यहां पे CH3 के सामने ये CH3 है, और बाहर वाले इस ड्यूटेरियम के सामने ये ड्यूटेरियम है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ही ऑपोजिट। तो ये लिटरली मिरर इमेजेस है। तो अगर ट्रांस एल्कीन पे सिन एडिशन करोगे ऑफ AA तो इनांशियोमर्स बनेंगे। तो फिर से आप कंक्लूजन में लिखोगे क्या, कि ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन। याद रखना ये इसलिए लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि आगे भी सिन एडिशन और एंटी एडिशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये रूल सेम अप्लाई होगा हर जगह, चाहे ग्रुप बदल जाएगा, हाइड्रोजन की जगह कुछ और आ जाएगा। तो ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिन एडिशन है, क्या बनेगा, एनांशियोमर्स। तो इसका मैं रिवर्स अगर बोलूं तो आप प्रूव कर पाओगे क्या घर जाके, कि अगर सिस सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिन की जगह एंटी एडिशन है तो इनांशियोमर, और ट्रांस सिमेट्रिकल एल्कीन है और एंटी एडिशन है तो मेसो कंपाउंड। कर सकते हो, तो घर जाके लिख लो, ये होमवर्क में आपको ट्राई करना है कि ड्यूटेरियम, वैसे तो नहीं होता, कोई दूसरा ग्रुप ले लेना, ए ले लेना रैंडमली, ए और ए का एडिशन करना है, एंटी एडिशन करना है कि ए के इधर से लगेगा तो दूसरा ए ऊपर से लगेगा, और एक बार सिस एल्कीन लेना, एक बार ट्रांस एल्कीन लेना, आपको प्रूव करना है कि ठीक ऑपोजिट होगा, कि इसमें मेसो बनेगा और उसमें इनांशियोमर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हैलोजिनेशन जो होता है, X2 का एडिशन जो होता है एल्कीन पे, दैट इज एंटी एडिशन। तो X2 का एडिशन में ये काम आएगा, यही सेम चीज वापस आएगी जब हम एल्कीन की रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ X2 ऑन एल्कीन, एडिशन ऑफ Br2 ऑन एल्कीन, ब्रोमिनेशन, राइट।
तो सेम लॉजिक काम आएगा। तो आप घर जाके ये प्रूव करना कि अगर यही एंटी एडिशन होता सेम केस में, तो हमेशा ट्रांस वाले में मेजो कंपाउंड और सिस वाले में एनांशियोमर बनता। अब सोचो कि अगर दोनों टर्मिनल पे ग्रुप सेम ना होते तो क्या होता? मतलब सिस और ट्रांस की जगह इजेड है, हर बार एनांशियोमर ही बनता, क्योंकि कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आती ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट लिख दूं फिर? ये लिख लिया ना सबने? ठीक है। तो सेकेंड केस है एसिमेट्रिकल एल्कीन। पहला केस होगा सिस या जेड, दूसरा केस होगा ट्रांस या ई, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे मैं लगा देता हूं इथाइल, यहां पे लगा देता हूं मिथाइल, इधर ड्यूटेरियम और यहां भी ड्यूटेरियम, ठीक है। और ये हो गया सिस जैसा केस। ट्रांस जैसा केस कैसा दिखेगा कि सेम एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे लगा देते हैं ड्यूटेरियम, इधर इथाइल, इसमें यहां पे लगा देते हैं ड्यूटेरियम और इधर मिथाइल। ये एसिमेट्रिकल हो गया। अच्छा, ये एसिमेट्रिकल ऐसा है कि इसको अभी भी सिस और ट्रांस की कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है कि दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड में तो सिस, दोनों ऑपोजिट तो ट्रांस। अगर इसमें दोनों केस में एनांशियोमर बनेगा, तो अगर तुमने ड्यूटेरियम का ऑपोजिट कुछ और रख दिया तो डेफिनेटली एनांशियोमर बनेगा, है ना। तो इसमें दो जो तरीके हैं वो क्या है भाई, कि अगर आपने ऊपर से ऐड किया हाइड्रोजन तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम के सामने ड्यूटेरियम, लेकिन मिथाइल के सामने इथाइल। तो इसमें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ही होगी, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और वही नीचे से अगर आप ऐड करते हो हाइड्रोजन तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम यहां पे है और उसके ऑपोजिट यहां पे भी ड्यूटेरियम है, मिथाइल यहां पे है लेकिन उसके ऑपोजिट यहां पे क्या है, इथाइल है। तो ये दोनों अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर इमेजेस हैं, तो ये दोनों अभी भी एनांशियोमर्स हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कहीं पे भी लाई नहीं करती है। उसके बाद यहां वही अगर इसमें देखें हम लोग, तो इसमें ऊपर से अगर एडिशन करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में लगा दिया मैंने, नीचे बाहर की तरफ ड्यूटेरियम है, अंदर की तरफ मिथाइल है यहां पे, तो ड्यूटेरियम प्लस मिथाइल, और यहां पे बाहर की तरफ इथाइल है और अंदर की तरफ ड्यूटेरियम है। ये हुआ पहला प्रोडक्ट। दूसरे प्रोडक्ट में ठीक उल्टा, नीचे से ऐड कर रहे हो आप, तो नीचे से ऐड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन नीचे से ऐड हो जाएगा, बाहर की तरफ ड्यूटेरियम के सामने इथाइल, अंदर की तरफ मिथाइल के सामने ड्यूटेरियम। ये दोनों अभी भी मिरर इमेजेस हैं, ये दोनों अभी भी एनांशियोमर्स हैं। ठीक है, हाँ, ऊपर वाला पेयर और नीचे वाला पेयर डायस्टेरियोमर है। तो अगर स्टार्टिंग से दिया है कि तुमको एल्कीन भी नहीं दिया है, क्लोरो एल्केन दिया है, उसका एलिमिनेशन करा के तुम एल्कीन बना रहे हो, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी, सिस प्लस ट्रांस, एंड देन उसका एडिशन के चार पॉसिबिलिटी, इनांशियोमेरिक पेयर प्लस इनांशियोमेरिक पेयर्स, है ना। पर ये इसकी ओवरऑल स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अब बस क्वेश्चन रह गए, बाकी सब कुछ हमने हाइड्रोजनेशन में तो कर लिया है।
देखो एक तो होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री नीडेड, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, एक तो वैसे होंगे। और दूसरे होंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तो फिर पूछेंगे कि प्रोडक्ट्स में रिलेशन क्या होगा। तो वो दोनों तरह के क्वेश्चन करते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा अपना। करें क्वेश्चंस? ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है मैं बताता हूं पहले। इन क्वेश्चंस में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री मत करो, है ना, सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके हिसाब से। मतलब यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी नो डाउट, लगता है तो साइड में लिख दो अगर समझ में आता है कि क्या होगा, नहीं तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ यूजिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ H2 और D2। मतलब एक ही कोई रिड्यूस कर सकते हो, दो अगर दो है तो दोनों में से कोई एक जो बेस्ट रिड्यूस हो सकता है। ऑल्सो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तब भी इग्नोर करो, अगर है तब भी इग्नोर करो। अभी के क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में करने हैं, मतलब ये वाला में। कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री कहीं होगी इन्वॉल्व तो आपको इसमें अप्लाई करना है, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री कहीं होगी इन्वॉल्व तो आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करना। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे आपको बताने। हाँ सो पहले वाले में क्या होगा, वैसे तो देखा जाए तो इनांशियोमर्स बनेंगे, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करोगे तो सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है तो इनांशियोमर बनेगा, सेम एग्जांपल लिया था अभी हमने। पर यहां पे हाइड्रोजनेशन होगा, यहां पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, सो CH3 CH CH CH3, ठीक है, प्लस इसका इनांशियोमर, है ना, प्लस इसका इनांशियोमर। यहां पे मेजो कंपाउंड बनेगा तो CH3 CHD CHD CH3 द मेजो कंपाउंड। ये सेम एग्जांपल हमने लिए थे अभी एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट, तो मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे इनांशियोमर बनेगा क्योंकि ट्रांस एसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, है ना। सेम एग्जांपल मैंने लिया था अगेन एक्सप्लेन करने के लिए, आपको प्रोडक्ट बनाते टाइम सिर्फ यहां पे एक ड्यूटेरियम लगाना है, यहां पे एक ड्यूटेरियम लगाना है, प्लस इसका इनांशियोमर, ठीक है। पर ये पता होना, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसके अलोंग दो आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो ये पता होना जरूरी है कि कौन सा वाला है ये। तो इसमें अगर आपको सही में ड्रॉ करना है तो सब कुछ सेम सेम साइड में होगा, इथाइल इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम आप ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में होंगे और इथाइल और मिथाइल सेम साइड में होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और प्लस उसका मिरर इमेज। यहां पे क्या होगा, यहां पे एल्कीन और अल्काइन दोनों है तो आप किसका रिडक्शन करोगे, अल्काइन का। अल्काइन का रिडक्शन करोगे तो ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है टोटल, क्योंकि अल्काइन के अलोंग खुद 4 कार्बन होते हैं लीनियर, है ना, क्योंकि अल्काइन लीनियर होता है। सो 7 कार्बन, और 7 कार्बन में एक डबल बॉन्ड यहां बचेगा और एक डबल बॉन्ड टर्मिनल पे बचेगा। अगर दो इक्विवेलेंट यूज करते तो फिर आप इसको रिड्यूस करते, तीन करते तो कंप्लीट रिडक्शन करके एल्केन बना लेते। हाँ अच्छा D2 है तो ड्यूटेरियम लगा लो यहाँ पे। ओके सो ड्यूटेरियम अगर है, ध्यान से देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक इक्विवेलेंट ड्यूटेरियम लगा रहे हो और ये सिन एडिशन है अल्काइन पे तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम सेम साइड से लगेंगे, मतलब ये जो एल्कीन बनेगा वो कौन सा एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, कि यहां पे ड्यूटेरियम इधर और यहां पे ड्यूटेरियम नीचे, ठीक है। तो अल्काइन में स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिर्फ इतना सही हो सकता है कि सिन एडिशन है तो सिस एल्कीन और एंटी एडिशन है तो ट्रांस एल्कीन, यहां पे इन दोनों में राइट वाला। नाउ
यहां पे एनांशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? देखो, यहां का सेंटर कायरल हो जाएगा अगर तुम ऐड करोगे ड्यूटेरियम। तो ऐड करके देखो, यहां पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, एक ड्यूटेरियम और आएगा, टर्मिनल पे ग्रुप CH2D है, नहीं होता CH3 होता तब भी कायरल था ये। और अगर ये सेंटर कायरल है तो यहां पे ड्यूटेरियम एक बार ऊपर से ऐड हो रहा है और एक बार नीचे से ऐड हो रहा है, तो मिरर इमेजेस तो बन ही रहे हैं ऑलरेडी, राइट? तो यहां भी एनांशियोमर बनेगा। तो आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर नहीं देखने हैं, अगर एक कायरल सेंटर भी है ना तब भी आपको एनांशियोमर बनता हुआ दिखेगा। और कैसे? ऐसे देखो, ये दोनों एनांशियोमर नहीं है क्या? ये दोनों एनांशियोमर तो है। और ड्यूटेरियम को ऐड करने के दो तरीके तो हैं कि ड्यूटेरियम प्लेन के ऊपर से ऐड हो जाए और ड्यूटेरियम प्लेन के नीचे से ऐड हो जाए। यहां पे किसको करेंगे? क्यों? क्या है? हिंड्रेंस। अल्फा हाइड्रोजन बराबर है दोनों पे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये लेस हिंड्रेड है ना ओवरऑल, एक साइड तो इसकी लेस हिंड्रेड है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर इन दोनों में हिंड्रेंस की बात करें तो लीस्ट हिंड्रेड मुझे तो ये दिख रहा है। आइसोमेरिज्म सिस का तो यहाँ पे है ही नहीं। उससे क्या होगा लेकिन? हाँ, मतलब बोल सकते, हाँ दोनों तरफ CH3 होता है तो यस, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है उसमें। हाँ, तो वो एक स्पेशल कंपाउंड है, हमने CH3 दोनों तरफ था, है ना? आइसोब्यूटीन की बात करो ना आप। हाँ, वो अलग केस है। बट अभी हिंड्रेंस देखोगे, दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हिंड्रेंस कम है, लेस हिंड्रेड है, तो इसका हाइड्रोजनेशन हम पहले करेंगे, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज की सही बात है, आपने सही एक्सप्लोर किया कि यहां पे अगर नॉर्मली ये होता, सिर्फ इतना होता और सिर्फ इतना होता तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता, वो कोई दिक्कत नहीं हो, सही है। नाउ यहां पे अगर हाइड्रोजनेशन होगा तो पहले तो ये बताना है कि कायरल सेंटर है कि नहीं है। जैसे यहां CH3 है, यहां क्या बनेगा? CH2D, तो कायरल सेंटर है। अगर हाइड्रोजनेशन होता तो नहीं होता, लेकिन ड्यूटेरियम लग रहा है तो कायरल सेंटर है, मतलब यहां पे भी एनांशियोमर बनेगा। तो ठीक है ना? और यहां पे अगर आप वेज पे लगाते हो CH2D तो डैश पे लगेगा ड्यूटेरियम प्लस एनांशियोमर। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हो तो ठीक है, ये बताओ फिर। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, मतलब जब हम उसके अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे ना, तो वो वाले के ज्यादा स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे। हाँ भाई, क्या होगा पहले में? स्टीरियो केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, पहले तो मुझे ये बताओ। नहीं होगी, नहीं होगी, दोनों सेम, यस। स्टीरियो केमिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन अगर इसी में एक छोटा सा चेंज करते हैं, यहां पे अगर मैं मिथाइल या इथाइल या ब्यूटाइल कुछ लगा दूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि अब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। क्यों डायस्टीरियोमर्स बनेंगे? हाँ, अगर कभी भी हमने ये पहले भी पढ़ा, राइट, कि अगर एक कायरल सेंटर तुम्हारा फिक्स हो गया और दूसरे के अलॉन्ग मिरर इमेजेस बन रहे हैं तो ओवरऑल वो मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मिरर नहीं होगा जहां पे ये फिक्स रहे और दूसरे का वेज का डैश हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं फिर? डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, राइट? तो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बना लेते हैं, तो शायद तुम्हें दिख जाए कि ये यहां पे तो वेज का वेज ही रहेगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। यहां पे आप ड्यूटेरियम लगा रहे हो, तो वेज पे अगर आप लगाते हो CH2D तो डैश पे लगेगा दूसरा ड्यूटेरियम, है ना? दोनों ड्यूटेरियम यहीं पे लग रहे हैं बाय द वे, है ना? तो यहां पे लग रहा है तो CH2D और यहां पे लग रहा है तो सिर्फ ड्यूटेरियम लिख रहे हैं हम लोग।
तो ये प्लस इसका दूसरा प्रोडक्ट लिख लो तो शायद समझ में आ जाए कि हाँ मिरर इमेजेस तो नहीं है। दूसरे प्रोडक्ट में मिथाइल तो वेज पे रहेगा क्योंकि ये तो रिएक्शन में जा नहीं रहा है। यहां पे जरूर चेंज होगा कि वेज पे आ जाएगा ड्यूटेरियम और डैश पे आ जाएगा CH2D। अब ये दोनों जो है वो इनांशियोमर्स नहीं है, ये दोनों क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं बन रहा, सिर्फ ऊपर वाले का मिरर इमेज बन रहा है। तो पूरा कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हुआ, तो ये हुए डायस्टेरियोमर्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना अपने को कि भाई इनांशियोमर बनता होगा पर उसी सेंटर के अलोंग। हाँ जी, हाँ हाँ, पर इसकी ज्योमेट्री फिक्स है ना। ना आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये दोनों सिस ट्रांस भी होते हैं, बट एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है ना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। हाँ, इसका इनांशियोमर मतलब इसका मिरर इमेज कोई होता होगा दुनिया में, पर वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है ना। यहाँ पे पक्का मेजो कंपाउंड नहीं बन रहा क्या यहाँ पे? जो आप सोच रहे हो वो गलत जगह सोच रहे हो। वो तब होता है जब सिन और एंटी दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना। तो जो सिन वाला है वो एंटी वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता, पर यहाँ पे एडिशन दोनों एक ही साइड से हो सकता है ना, कि या तो दोनों ड्यूटेरियम वेज से लगाओगे या दोनों ड्यूटेरियम डैश से लगाओगे, तो इन अ वे वो मेजो कंपाउंड ही है ना। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा। देखो टेक्निकली आप ये बनाना चाह रहे हो राइट, ड्यूटेरियम दोनों एक साइड से लगा लिया और ये, हाँ ये लगा लिया। अब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाइज तो सिस ही हैं दोनों, और ऑप्टिकल वाइज बात करें तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मैं दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, पर वो सेम ही है क्योंकि ये खुद मेजो कंपाउंड है। तो अगर ये मेजो है तो ये और ये तो आइडेंटिकल हुए ना फिर, तो दो प्रोडक्ट नहीं एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, क्योंकि एडिशन का एक ही तरीका है, सिन एडिशन, ठीक है। यहां पे पहले तो कौन रिड्यूस होगा, अगर एक इक्विवेलेंट ये वाला रिड्यूस होगा तो क्या बनने वाला सेंटर कायरल सेंटर बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, कायरल सेंटर तो बनेगा। कायरल सेंटर बनेगा तो यहां पे एक कायरल सेंटर है, यहां पे भी एक कायरल सेंटर है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं करी गई है क्वेश्चन में। तो या तो वो फिक्स करो हम, या तो हम फिक्स करें अपनी तरफ से टू गेट द एक्चुअल आंसर, या फिर अगर फिक्स नहीं करते हो तो फिर चार प्रोडक्ट बनेंगे। क्या ये समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे भी तो वेज डैश हो सकता है ना, वो तो उन्होंने दिया ही नहीं कि भाई यहाँ पे फिक्स है कि नहीं। मतलब बेसिकली चार प्रोडक्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दो रिएक्टेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है अकेला। ये अकेला जो स्ट्रक्चर है वो दो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए चार प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर ये एक ही रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता, कब करता ये, जब ये आप क्लियरली वेज पे रख देते कि भाई ये तो वेज पे ही है या डैश पे, कुछ भी एक। तो अब जो बना है ये, इसमें दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें दो ही प्रोडक्ट बनेंगे कि यहां के हिसाब से तो वेज पे रहेगा, इसमें लगने वाला ग्रुप वेज का वेज पे हो सकता है और डैश का डैश पे हो सकता है। तो आप टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इसको वेज पे कर लो, पर अगर वो नहीं होता तो चार प्रोडक्ट बनते फॉर श्योर। ये तो फिक्स रहेगा ही क्योंकि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं रिएक्शन में, इस कायरल सेंटर का इन्वॉल्व हो रहा है ये, तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप यहां पे CH2D लगाओगे, यहां पे ड्यूटेरियम वेज पे हो सकता है प्लस ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए फिर, डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि ये अभी भी वेज पे ही है, सिर्फ इसके अलोंग की केमिस्ट्री चेंज हो रही है ना। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा ना कि ऐसी जगह पे हाइड्रोजनेशन ही होगा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे भी मैटर उतनी नहीं करेगी, है ना। ठीक है, बाय द वे स्टीरियो केमिस्ट्री इज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इन दिस रिएक्शन, बाकी कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ऐड करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है। इसमें चार तब बनते जब मैं इसको फिक्स नहीं करता, वेज पे नहीं रखता।
अभी मैंने फिक्स कर दिया क्वेश्चन में ताकि ज्यादा ड्रॉ ना करना पड़े आपको, पर अगर ये फिक्स नहीं होता तो चारों बनते। इस दो कायरल सिलेंडर के लॉन्ग जो चार पॉसिबिलिटी है चारों बनती। हाँ, फर्स्ट में क्या बनाओगे? सो फर्स्ट में कायरल सिलेंडर है, दो कायरल सिलेंडर्स हैं, पर प्रोडक्ट दो ही बनेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों कायरल सिलेंडर पे एडिशन के दो ही तरीके हैं कि दोनों ड्यूटेरियम ऊपर से ऐड हो जाए, दोनों ड्यूटेरियम नीचे से ऐड हो जाए। सो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ड्यूटेरियम वेज पे है, तो यहां पे भी ड्यूटेरियम वेज पे ही रहेगा, और मिथाइल चला जाएगा डैश पे। प्लस दूसरा प्रोडक्ट में क्या होगा? ड्यूटेरियम डैश पे और ड्यूटेरियम डैश पे और मिथाइल चला जाएगा वेज पे। अगेन ये दोनों क्या है? एनांशियोमर्स। ठीक है, दूसरे वाले में अलग अलग सिनेरियो है। हाइड्रोजनेशन करोगे तो भी ये सेंटर कायरल होगा, ये नहीं होगा, और अगर ड्यूटेरियम करोगे तो ये दोनों सेंटर कायरल होंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बनने दो ही प्रोडक्ट है ना, वो बस दिखने में अलग हो जाएंगे पर प्रोडक्ट दो ही बनेगा, और दोनों हमेशा डाइस्टेरियोमर रहेंगे अगर एक का कायरल सेंटर आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है तो डाइस्टेरियोमर ही बनने, बस वो अलग अलग टाइप के दिखेंगे। जैसे इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा पहला, उसमें ये वेज पे रहेगा, यहां पे मान लेते हैं कि मिथाइल वेज पे है, तो ड्यूटेरियम कहां पे रहेगा? सॉरी, हाइड्रोजन है इसमें, तो ड्यूटेरियम है भी नहीं, तो हाइड्रोजन है तो फिर तो दिखाना भी नहीं है यहाँ पे ये। प्लस दूसरा जो प्रोडक्ट होगा उसमें मिथाइल ये वाला वेज पे रहेगा, और ये मिथाइल डैश पे चला जाएगा। इट्स नॉट द मिथाइल जो कि वेज डैश पे जा रहा है, इट्स हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन डैश से ऐड हुआ है तो ये बना है, हाइड्रोजन वेज से ऐड हुआ है तो ये बना है, जिसमें से ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पर क्या फर्क पड़ता है? दो आइसोमर तो है ना, एक प्लस ये दो अलग अलग कंपाउंड से, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं, इनमें से एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट? सो ऑप्टिकली एक्टिव एक है और ऑप्टिकली इनएक्टिव दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं ही। हाँ, नहीं, टोटल तीन आप कर रहे हो, मतलब फिर आप ये सारे आइसोमर काउंट कर रहे हो उस कायरल सेंटर का, सारे इसके प्रोडक्ट नहीं है। इस रिएक्शन में वो तीसरा बनेगा नहीं कि यहां पे डैश हो जाए और यहां पे वेज हो जाए, वो बनेगा ही नहीं ना इसमें, फिक्स। अब ड्यूटेरियम ऐड करेंगे अगर, तो होगा सेम ही, बस ड्यूटेरियम भी आ जाएगा पिक्चर में। तो पहले तो ये दोनों फिक्स कर लो, ये तो यहीं रहने वाला, ये कहीं नहीं जाएगा। अब चेंज क्या होगा? यहां पे मिथाइल एक बार डैश पे आएगा और एक बार मिथाइल वेज पे आएगा। तो मान लेते हैं यहां पे मिथाइल डैश पे आ गया, तो यहां पे मिथाइल क्या आएगा? वेज पे आएगा। जब यहां पे मिथाइल वेज डैश पे आ रहा है तो यहां पे वेज पे क्या आया होगा? ड्यूटेरियम, और फिर यहां भी वेज पे क्या आया होगा? ड्यूटेरियम, क्योंकि ड्यूटेरियम तो एक ही साइड से ऐड होगा। फिर दूसरे कार्बन पे जाते हैं, मिथाइल को मैंने वेज पे कर लिया है तो डैश पे क्या रहा होगा? ड्यूटेरियम, और यहां भी डैश पे क्या रहा होगा? ड्यूटेरियम। ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है फिर से डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि अगेन ये फिक्स है। ये आप कर लेना, आप समझ में आ गया, टाइम बचाना अपने को। ये बताओ, हाँ क्या क्या? यस, बीच वाले रिंग का हाइड्रोजनेशन होगा बेसिकली, क्योंकि बीच वाले रिंग को अगर हम हाइड्रोजनेट करें तो जो थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है मे बी, अगर इस पाई बॉन्ड को गायब कर दूं मैं पहले, तो इसका एंटी एरोमेटिसिटी जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे, ये वाला सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कि तीन इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो कौन सा रिड्यूस होगा, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली। क्या बनाओगे? यहां से तीनों गायब कर दोगे, क्योंकि अगर हम इस पाई बॉन्ड को गायब करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ये और ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस होगा इनटू द डिस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड वो डिसअपियर हो जाएगा।
तो तीन पाई बॉन्ड जिनको रिड्यूस करने हैं वो यही होने चाहिए, क्योंकि अगर इनको हमने रिड्यूस कर दिया तो फिर ये सिस्टम एरोमेटिक अपने अलग, ये अपना अलग और ये अपना अलग आइसोलेशन में एरोमेटिक सिस्टम रहेंगे। ठीक है, तो इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग 1,4 एडिशन और 1,4 एडिशन के साथ अल्काइन का कंट्रोल रिडक्शन एंड बर्स्ट रिडक्शन करेंगे।